नवयुग का नवसृजन युवाओं तुम्हारे हाथ में है। उठो जगाओ आगे बढ़ो, ये जहां तुम्हारे साथ है, ये जहां तुम्हारे साथ है। वन नेशन वन इलेक्शन के आज इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब के ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर राघवेंद्र तिवारी जी, रजिस्ट्रार डॉक्टर विजय शर्मा जी, डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर संजीव ठाकुर जी और मंच का संचालन कर रहे प्रोफेसर बाबा सिंह जी, यहां पर उपस्थित सभी आदर के योग्य फैकल्टी मेंबर्स, नॉन फैकल्टी मेंबर्स, पूर्व में आईएएस अधिकारी रहे और अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय चन्नी जी, उपस्थित सभी स्टूडेंट्स, मेरे युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब का आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने आज मुझे इस विषय पर अपनी बात रखने का अवसर दिया है। साथियों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी भी कहीं है तो भारत में है। इसलिए युवाओं के बीच में वन नेशन वन इलेक्शन की बात करनी उतनी ही जरूरी हो जाती है जितना हमारे लिए अन्य टारगेट्स हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबके सामने एक लक्ष्य रखा है कि 2047 तक हमें भारत को विकसित भारत बनाना है, तो उसमें जहां जहां रुकावटें आती हैं उन रुकावटों को भी हमें दूर करते जाना है। अब जहां एक और 5 साल बाद इलेक्शन आना चाहिए, अगर हर साल में 5 इलेक्शन आते हो तो आप कल्पना कीजिए इन 5 वर्षों में, अगले 5 वर्षों में हम कितने चुनाव झेलने वाले हैं, कितना समय नेताओं का जाएगा, कितना खर्च बढ़ जाएगा और ओवरऑल हमारी एफिशिएंसी जो है उस पर कितना उसका इंपैक्ट आता है। तो भारत का लोकतांत्रिक ढांचा अपनी जीवंत चुनावी प्रक्रिया के आधार पर फल फूल रहा है। दुनिया भर में एक उदाहरण, एक मिसाल पेश की जाती है कि भारत में पिछले चुनाव में जहां 90 करोड़ वोटर थे, पूरे देश में वोट पड़ा और बहुत पीसफुल इलेक्शंस हुए और करोड़ों वोट पड़ने के बाद कई दिन गिनती नहीं करनी पड़ी, मात्र 7-8 घंटों के अंदर पूरी गिनती पूरी करके रिजल्ट आ जाए, ये दुनिया में एक ही देश कर सकता है, उसका नाम भारत है। मैं अभी वाइस चांसलर साहब, मैं 3 दिन पहले जर्मनी के इलेक्शंस में गया था। मैं वहां का साइज एंड स्केल देख रहा हूं और अपना देखता हूं। वहां के चुनाव हमारे किसी भी विधानसभा के चुनाव से छोटे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। और हमारे यहां पर तो हर साल विधानसभा के 5-5 चुनाव आते हैं। तो अपने आप में लगता है कि हमारे देश में कितनी बड़ी चुनौती है चुनाव करवाना, लेकिन कितनी बड़ी ताकत है कि हम कितनी सफलता के साथ उसको करवाते हैं, कितने लोगों की भागीदारी उसमें होती है। और स्वतंत्रता के बाद लोकसभा और विधानसभा के अब तक 400 से ज्यादा चुनाव हो चुके हैं, कई सरकारें चुनी जा चुकी हैं और बार बार होने वाले चुनावों की प्रकृति ने एक अधिक कुशल प्रणाली के लिए एक नई आवश्यकता और उसकी चर्चा की खड़ा किया कि क्या क्या हमें इतने इलेक्शन करवाने की जरूरत है। और उसी में से एक विचार निकल कर आता है वन नेशन वन इलेक्शन। तो क्या वन नेशन वन इलेक्शन ये बीजेपी की नई सोच है या पहले भी होता रहा? इफ यू गो बैक इनटू द हिस्ट्री एंड गो बैक टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टाइम, जब भारत आजाद हुआ 1947 में, उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी
तो जब पहला चुनाव कब हुआ? 1900 कब हुआ? 51-52 में। तो 52 में भी हुआ, 57 में भी हुआ, 62 में भी हुआ, 67 में भी हुआ। We had 4 elections from 1952 till 1967 and those were the simultaneous elections throughout the country. यानी कि देश और राज्यों के चुनाव इकट्ठे हो रहे थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि अलग अलग चुनाव होने शुरू हो गए? केरल में किस तरह से विधानसभा को भंग कर दिया गया, कैसे उनके 2-3 मध्य चुनाव आ गए, और यही नहीं, इंदिरा गांधी जी ने कैसे 1970 में चुनावों को विलंब करते हुए 71 तक ले गए, और जब चुनाव आने थे मान लो 75-76 में, तो उसकी बजाय उसको और लेट कर दिया गया, इमरजेंसी लगा दी गई। तो कांग्रेस ने देश के ऊपर थोपा है जो अलग अलग चुनाव होने का काम शुरू हुआ, और बीच बीच में जब सरकारें गिरी उसके कारण भी परिस्थितियां ऐसी बनती चली गई। तो क्या हमें ऐसा ही चलते जाना है कि अलग अलग चुनाव हो? अगर समय बचाना है, पैसा बचाना है, और उसके कितने फायदे, तो उसके ऊपर एक मैं बात अपनी आप सबके सामने जरूर रखना चाहता हूं। और उससे पहले आपको बताऊं कि आपातकाल यानी कि इमरजेंसी जब 25 जून 1975 में लगी, तो उसके कारण भी विलंब हुआ चुनाव। उससे पहले सारे चुनाव इकट्ठे चलते थे। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 352 के कारण 1977 तक उसके कालखंड को विधानसभा लोकसभा को बढ़ा दिया गया। अगर कुल मिलाकर देखा जाए, पहले की भी सारी लोकसभा पूरी चली, 8वीं, 10वीं, 14वीं, 15वीं लोकसभाओं ने भी अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। लेकिन बीच में कालखंड एक ऐसा आया जहां कहीं 13 महीने की सरकार चली, कहीं 13 दिन की चली। ऐसा 6th, 7th, 9th, 11th, 12th एंड 13th ये लोकसभा ऐसी रही जिन्होंने 5 साल से कम समय अपना लगाया, और उससे पहले चुनाव आए और बार बार आपको वोट देने जाना पड़ा। अब मैं इसका थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाऊंगा, तो आपको बताना इसलिए जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में 2019 में ही इसको रखा था कि हम आएंगे तो 1 नेशन 1 इलेक्शन ये नया कानून लेकर आएंगे ताकि इसका लाभ मिल सके। व्हाट इज साइमल्टेनियस इलेक्शन? एक साथ चुनाव कराने का मतलब क्या है? हर 5 साल बाद चुनाव होंगे और लोकसभा, विधानसभा यानी कि देश और राज्यों के चुनाव साथ में होंगे। एंड विद इन 100 डेज, 100 दिन के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायती राज के चुनाव भी खत्म होंगे। तो आपका जो इलेक्शन प्रक्रिया है वो 100 दिन के अंदर बाकी सारी पूरी हो गई, और आपको अगले 5 साल तक चुनावों की चिंता करने की जरूरत नहीं। इससे क्या प्राप्त करने वाले, व्हाट इज द टारगेट फॉर दिस? उद्देश्य क्या है? अगर देखा जाए तो एक, चुनाव को सुव्यवस्थित करना, चुनावों को कम करवाना, प्रशासनिक दक्षता को सुनिश्चित करना। दैट मीन्स वी हैव टू स्ट्रीमलाइन द इलेक्शंस, रिड्यूस द इलेक्शन साइकिल, एट द सेम टाइम एंश्योर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिकेसी। और ये सब संभव हो सकता है। 2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। उस कमेटी ने अपना डिटेल्ड एक रिपोर्ट सबमिट की। उस रिपोर्ट में कहा गया कि कैसे एक साथ इलेक्शन पहले होते थे, और जब ये नहीं होने शुरू हुए तो उसका मूल कारण है कि कांग्रेस की पराजय हुई, उसके बाद ये बदलाव होने शुरू हुए। इंदिरा जी ने 1970 में जो 71 में जो लेट किया चुनाव, उसके कारण क्या फर्क पड़ा, इमरजेंसी के कारण क्या फर्क पड़ा। लेकिन 1983 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वापस इस सोच को खड़ा किया कि हमें 1 नेशन 1 इलेक्शन की ओर जाना चाहिए।
बीच में लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1999 में दी। 1984 में भी भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो इसको लेकर आएंगे, बट कभी हमारी 2 सीटें जीतते थे, कभी हम 112 सीटें जीतते थे, हमारा कभी पूर्ण बहुमत नहीं आता था। लेकिन जब हमारा पूर्ण बहुमत आया तो भारतीय जनता पार्टी ने, जब भारतीय जनता पार्टी नहीं भी थी, उससे पहले जनसंघ था, उस समय भी हमने कहा था कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं रह सकते। और ये जम्मू कश्मीर को लेकर कहा था, जो पंडित नेहरू की गलती थी कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया, हम उसके सदा खिलाफ थे। और जब हमारी सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार दूसरी बार 2019 में बनी, हमने आर्टिकल 370 को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया। और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना दिया। बहुत सारे लोग कहते थे कि जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। जम्मू कश्मीर के चुनाव में मैंने सबसे ज्यादा सभाएं की, मैं कह सकता हूं वहां एक बूंद भी खून की नहीं बही, बल्कि ज्यादा वोटर टर्नआउट हुआ। तो कई बार इस देश में भय और भ्रम की स्थिति पैदा की गई, जिसके कारण वर्षों तक जम्मू कश्मीर के जो ट्राइबल इलाके के लोग हैं, गुज्जर बकरवाल हैं, दलित हैं, उनके अधिकार ही छीन लिए गए थे। आजादी के 70 साल बाद भी उनको वोटिंग का अधिकार नहीं था। एक सफाई कर्मचारी का बच्चा सफाई कर्मचारी रह सकता था, उसको पक्की सरकारी नौकरी भी नहीं, वो बड़ा आदमी नहीं बन सकता था। आज वो डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, आईएएस अधिकारी भी बन रहे हैं। ये मूलभूत सुविधाएं उनसे छीनी थी। इसलिए मैं कहता हूं फायदा क्या होता है। दूसरा उदाहरण देता हूं, हमारी सरकार बनी तो हमने 1 नेशन 1 टैक्स कहा, जीएसटी। अब देश में एक युवा नेता ऐसा भी है जो कई सालों से युवा ही है, लेकिन उनको काफी बार स्टार्टअप उनका किया गया, काफी बार लॉन्च करने का प्रयास किया और लॉन्च ही फेल होता गया। अब वो जीएसटी को समझ नहीं पाए, कहते गब्बर सिंह टैक्स है। लेकिन आप देखिए देश के विकास में जीएसटी ने क्या भूमिका निभाई। ये उदाहरण वीसी साहब मैं इसलिए दे रहा हूं कि हमने अब तक क्या अचीव किया। 1 नेशन 1 टैक्स के कारण कोविड से पहले हमारी टैक्स कलेक्शन 80 से 90 हजार करोड़ रुपया हर महीने होती थी। आज वो बढ़कर ऑन एन एवरेज 1,75,000 करोड़ रुपीस हो गई। दुगनी टैक्स कलेक्शन हो गई और ईमानदारी के साथ लोगों ने किया है। उसका फायदा ये मिला कि जब सन 2014 से पहले कांग्रेस की सरकारें थी तो आपको 2 लाख रुपए की आमदन के बाद भी आपके माता पिता को टैक्स देना पड़ता था। आज ईमानदारी के साथ आप टैक्स देते हो तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने 12 लाख रुपए की आमदन तक आपका टैक्स बिल्कुल माफ कर दिया है, 0 कर दिया है। तो कुछ निर्णय देश के हित में होते हैं। शायद जब हम ये निर्णय भी करेंगे 1 नेशन 1 इलेक्शन का, इससे भी हजारों करोड़ रुपए की बचत होगी। मैं आगे आपको बताऊंगा उससे क्या फायदा मिलेगा, उसका आपको बेनिफिट कहीं और मिल सकता है। तो जब ये समिति बनाई गई, उससे पहले सर्वदलीय बैठक की गई। सर्वदलीय बैठक में बहुत सारी राजनीतिक दलों ने कहा कि होना चाहिए। समिति की रिपोर्ट आई, संवैधानिक संशोधन करने की भी बात कही गई। अगर इसमें कहा जाए, हमने अपने घोषणा पत्र में 2019 में बड़ा क्लियरली मेंशन किया था कि खर्च घटाएंगे, इससे सरकारी संसाधनों और सुरक्षा बलों का सदुपयोग करेंगे और प्रभावी नीति नियोजन के लिए हम संसद और राज्य विधानसभाओं को एक साथ लाकर इसके चुनाव को करेंगे। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? लेट अस कम टू द बेनिफिट्स। इसकी लागत क्षमता, कॉस्ट एफिशिएंसी की जब हम बात करते हैं, एक साथ चुनाव होने से खर्च और प्रशासनिक लागत में बचत होगी। शासन में स्थिरता आएगी और जब स्थिरता आती है तो निर्णय करने की क्षमता भी बढ़ती है। यू टेक बेटर एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड इंप्लीमेंट देम इन अ मच बेटर वे। फेडरल स्ट्रक्चर और कोऑर्डिनेशन, संघीय ढांचे में, संरचना में और समन्वय बनता है, क्योंकि समकालिक चुनाव केंद्र और राज्यों की नीतियों के बीच
एक समन्वय में सुधार कर सकते हैं और विश्व स्तर पर स्वीडन हो, बेल्जियम हो, ऐसे अन्य देश, साउथ अफ्रीका से लेकर अन्य देश हैं जहां पर एक साथ चुनाव होते हैं और उसका लाभ ही मिलता है। वोटर टर्नआउट आप कभी देखेंगे लोकसभा के चुनाव से ज्यादा विधानसभा के चुनाव में होती है, विधानसभा से ज्यादा स्थानीय पंचायत के चुनावों में होती है। एंड व्हेन विल यू हैव द साइमल्टेनियस इलेक्शन दैट विल हेल्प टू इंक्रीज द वोटर्स टर्नआउट, क्योंकि लोगों के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा कि आज इलेक्शन, फिर 5 महीने बाद इलेक्शन, फिर 1 साल बाद इलेक्शन। जब एक साथ चुनाव होंगे तो लोग कहेंगे कि हम एक बार अच्छी सरकार चुनने वाले हैं, तो चलिए मिलकर बढ़ चढ़कर वोट देते हैं। तो उससे वोटर टर्नआउट में भी और वोटर से एंगेजमेंट में भी हमें फायदा मिलेगा। इकोनॉमिक बेनिफिट है, आर्थिक लाभ है, क्योंकि समकालिक चुनावों के कारण राजनीतिक स्थिरता हमें आर्थिक विकास और निवेशक जो हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके विश्वास को और बढ़ाती है। और उसका मैं एक उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूं। 2014 से पहले $300 बिलियन हमारे यहां पे इन्वेस्टमेंट आई यूपीए के 10 साल में। पिछले 10 सालों में $600 बिलियन इन्वेस्टमेंट आई, क्योंकि फुल मेजॉरिटी की सरकार थी, लोगों को विश्वास था कि ये सरकार गिरेगी नहीं, तो हमारे यहां दुगनी इन्वेस्टमेंट आई। और जब ईमानदार सरकार आई पिछले 10 सालों में, तो उन्होंने ये करके दिखाया कि जहां तक सन 2014 से पहले हमारा विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेक्स रिजर्व जो हमारे थे, वो $280 बिलियन थे, वो आज बढ़कर $690 बिलियन हो गए। दुगने से ज्यादा हमारा फॉरेक्स रिजर्व हो गया। और ये तब आता है जब स्थिर सरकारें होती हैं। स्वीडन के मॉडल में मैं आपको बताऊं तो वहां पर राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय चुनाव ये एक साथ होते हैं और वहां पर वोटर टर्नआउट लगभग 87.2% होती है। और ये वोटिंग परसेंटेज हमारे केवल पंचायती पोल में जाकर देखने को मिलती है और किसी चुनाव में देखने को नहीं मिलती। दक्षिण अफ्रीका के मॉडल में भी राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभा के चुनाव जो है वो एक साथ होते हैं। ऐसे अन्य देशों के उदाहरण हमारे सामने हैं। अब एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि 2019 के जब लोकसभा के चुनाव हुए, तब उन चुनावों में लगभग 55 से 60 हजार करोड़ का खर्च हुआ था। वो 5 साल बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर 1,35,000 करोड़ रुपया हो गया। कैन यू इमेजिन इट गोइंग डबल इन जस्ट 5 years time? And if you could imagine, if you have so many election happens every year, then in the next 5 years, if so many Vidhan Sabhas will go for poll, then so much of money is being invested or wasted in just contesting elections. And that is impacting your GDP as well. और कहा जाता है, एक अनुमान है कि अगर एक साथ चुनाव करवाए जाएंगे तो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, लगभग 1.5% बचेगा। और इलेक्शन कमीशन का भी चुनाव एक साथ करवाने पे लगभग 12,000 करोड़ रुपए बचेंगे। इलेक्शन कमीशन का अगर हम एक तरफ रख लें, जो कैंडिडेट अपना पैसा खर्च करते हैं, एक सीट पर 12-12, 15-15 लोग चुनाव लड़ते हैं और करोड़ों रुपए उनके खर्च होते हैं। अगर वो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं तो आप कल्पना कीजिए कि इससे कितना पैसा बचने वाला है और भ्रष्टाचार पे भी कितनी कमी आएगी। ये जो फ्रीबीज की अनाउंसमेंट होती है जिससे सरकारी खजाने भी खाली होते हैं, इस पे भी थोड़ा अंकुश लगेगा और डेवलपमेंट पे पैसा ज्यादा खर्च होगा। एजुकेशनल, हेल्थ इंस्टीट्यूट्स बनाने में ज्यादा अवसर मिलेगा। अब आप मुझे पूछेंगे, आपने कौन सा बड़ा तीर मार लिया कि आपने 10 साल पहले सरकार बनाई? ये सवाल आपका हो सकता है भाई कि हमने आपको एक स्टेबल गवर्नमेंट दी, मोदी जी को 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार दी, मोदी जी ने क्या अलग किया? अब मैं बताता हूं मोदी जी ने अलग क्या किया है। 2014 से पहले क्या था और 2014 के बाद 10 साल में क्या हुआ? 2014 से पहले देश में 7 एम्स थे, आज 24 एम्स हैं। अभी लिस्ट थोड़ी लंबी है, ताली थोड़ी ज्यादा बाद में बजा लेना। 9 ट्रिपल आईटी थे, आज 25 ट्रिपल आईटी है। 16 आईआईटी थे, आज 23 आईआईटी है। 13 आईएम थे, आज 21 आईएम है। 380 मेडिकल कॉलेज थे, आज 706 मेडिकल कॉलेज हैं।
हमारे यहाँ पर लगभग 1 लाख MBBS की सीटें बढ़ाकर यानी कि दुगनी से ज़्यादा सीटें कर दी गई। 31,000 पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें थी जो 62,000 हो गई। अब हम 1 लाख के लगभग MBBS की सीटें और जोड़ने वाले हैं, जिनमें से इस साल भी हज़ारों सीटें और जोड़ दी जाएंगी। हमारे यहाँ पर 740 यूनिवर्सिटी थी, आज वो बढ़कर 1167 यूनिवर्सिटीज 1167 यूनिवर्सिटीज हो गई। हमारे यहाँ पर 3,23,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी जो बढ़कर 7,40,000 किलोमीटर हो गई। हमारे यहाँ 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज वो बढ़कर 1.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा हो गए। 74 एयरपोर्ट थे 74, आज वो बढ़कर 160 एयरपोर्ट हो गए। यानी कि जितना 60 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई थी, 10 साल में नरेंद्र मोदी ने उतना करके दिखाया है। और ये फर्क तब पड़ता है जब एक स्टेबल गवर्नमेंट आती है। अब जब विधानसभा के चुनाव होते हैं, मोदी जी कभी जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं चुनाव करने जा रहे हैं। मैं मंत्री था 5 साल, मुझे भी जाना पड़ता था। आज मैं मंत्री नहीं हूं, तब भी मुझे उतना ही जाना पड़ता है। मैं अपने लोकसभा चुनाव के बाद पिछले 1 साल के अंदर जितने विधानसभाओं के चुनाव हुए, मैं कल कैलकुलेट कर रहा था, मेरे ही लगभग 82 से ज्यादा दिन चुनाव कैंपेन में चले गए। एक सांसद के नाते, पार्टी के स्टार कैंपेनर के नाते मेरे इतने दिन चले गए। अगर वो चुनाव एक साथ हो गए होते, आई कुड हैव पुट दोस 82 डेज फॉर एनी अदर प्रोडक्टिव वर्क इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। वो कहीं और उपयोग हो सकता था। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। और जो 4 से 5 लाख करोड़ रुपया ये जो इसमें चला जाएगा आने वाले सालों में, हर 5 साल बाद अगर ये चला जाएगा, 5 सालों के बीच में विधानसभा, लोकसभा ऐसे चुनावों को गिन के, तो आप कल्पना करिए वो 4.5-5 लाख करोड़ तो आपके हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट के, अगर आप कुल बजट को भी देखोगे तो आपके 3-3 साल का बजट इतना बनता है। तो इस पैसे का कितना सदुपयोग हो सकता है। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, अप्रत्याशित प्रचार खर्च कम होगा और चुनाव के बाद मुद्रास्फीति उसमें भी कमी आएगी, इन्फ्लेशन में भी कमी आएगी, मनमाने खर्च पर रोक लगेगी और काले धन और भ्रष्टाचार पर भी एक तरह से लगाम लगेगी। अब एक राष्ट्र एक चुनाव की जो समिति थी उसने जो कहा, उसमें यूनिफॉर्म वोटिंग डेज है, यूनिफाइड इलेक्टोरल रोल है। अब क्या इसमें किससे विचार विमर्श किया गया, किस किस से कंसल्टेशन हुई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या सरकार अपने आप ही ले आई कि किससे पूछा भी है। अब डेमोक्रेसी में ये बड़ा है कि विचार विमर्श करना। 21,000 से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन बताया, 83% ऑनलाइन फीडबैक सहमति में थे, जो उनमें से 83% थे। 50% जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनसे विचार विमर्श परामर्श किया गया, सहमति व्यक्त उन्होंने की। और जो 100% जो पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, जज थे, उनसे परामर्श किया गया, उनकी सहमति व्यक्त की गई। जो हमारे हाई कोर्ट है उनके मुख्य चीफ जस्टिस जो उनके रहे 75% उनसे हमने कंसल्टेशन की है। जो केंद्र में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे 100% उन लोगों से हमने कंसल्टेशन की। राज्यों के जो चुनाव आयुक्त हैं 87% उनसे कंसल्टेशन की। बार काउंसिल ऑफ इंडिया होगी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, CII, इन सबसे परामर्श किया। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों से हो सकता था हमने उनसे विचार विमर्श किया है। और उसके विचार विमर्श करने के बाद ये तय हुआ कि कैसे संशोधन इसमें लाने पड़ेंगे और कैसे एक साथ चुनाव विधानसभा और लोकसभा के करवाए जा सकते हैं। उसको करवाने के लिए केंद्र में कानून पास करके हमें राज्यों की उसमें अनुमति लेने के लिए वापस नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन जो म्युनिसिपल पोल्स होते हैं उसके लिए हमें 50% राज्यों की सहमति चाहिए होगी, तो उसके लिए जाएंगे। और हमारी जो यूनियन टेरिटरीज हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ से लेकर ऐसे अन्य जो क्षेत्र हैं, उनके चुनावों के लिए भी
हमें सहमति जतानी है, तो उसके लिए आर्टिकल 83, 172 एंड 327 इसमें बदलाव करना और 82A को इंसर्ट करना, ये सारा भी इसमें तय किया गया। अब कई परिस्थितियां इसके बाद खड़ी होंगी। फॉर एग्जाम्पल 2029 बिकम्स द अपॉइंटेड डेट, कि ये अपॉइंटेड डेट होगी, अब इसके बाद 5 साल के बाद ही चुनाव होगा, तो इसका मतलब अगला चुनाव 2034 में होगा। तो बीच में अगर कोई सरकार गिर जाती है, अब आपके सामने में कुछ प्रैक्टिकल चीजें रखने वाला जो बार बार सवाल आते हैं। फॉर एग्जाम्पल पंजाब के चुनाव होंगे जनवरी 2027 में। अब आप बोलोगे भाई मुझे 2 साल बाद चुनाव ले आए, 29 में फिर पंजाब को चुनाव करवाना पड़ेगा लोकसभा के साथ, क्योंकि अगर अपॉइंटेड डेट 2029 हो गई तो पंजाब विधानसभा केवल 2 साल के लिए चुनी जाएगी 2027 में। 2029 में जब चुनी जाएगी फिर पूरे 5 साल के लिए चुनी जाएगी, फिर बीच में इलेक्शन नहीं होगा। ऐसे ही किसी सरकार का समय, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का समय अभी पूरा हो गया होगा, उससे 6 महीने पहले उनका नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो जाता है, 2028 में उनका चुनाव हो जाएगा। तो क्या उनका तब चुनाव हो जाएगा? नहीं, उनको 6 महीने की एक्सटेंशन मिल जाएगी कि उनका चुनाव 2029 में होगा। किसी का 2028 की शुरुआत में चुनाव है तो उनको 1 साल की एक्सटेंशन मिल जाएगी कि 2029 के लोकसभा के साथ उनका चुनाव होगा। किसी के चुनाव जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, इन सब का चुनाव 1 साल के अंदर आते हैं, लोकसभा के 1 साल बाद उस पीरियड में आते हैं, तो उनको 1 साल पहले चुनाव करवा दिए जाएंगे ताकि 2029 के चुनाव के साथ उनका चुनाव हो जाए। तो ऐसे करके, और जिनका ज्यादा समय होगा उनको थोड़ी ब्रेक लगेगी, उनका 2 साल का समय जाएगा, लेकिन हमारा फिर भी प्रयास है कि उनका अधिकतर समय जिसका पूरा हो गया होगा उसको वो अवसर मिल जाएगा। और अगर आज आप ये निर्णय लेते हैं 2025 में कानून पास होता है, 4 साल का समय सब सरकारों को समझने का, सब पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी तैयारी करने का कि 2029 में हमारे साइमल्टेनियस चुनाव होंगे। तो इससे किसी के मन में वो दुविधा, कोई संकट नहीं रहता, राष्ट्र हित में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर विशेष समिति चुनाव आयोग को बनानी चाहिए ताकि इन समस्याओं से निपटने के लिए ज़्यादा आपको ईवीएम चाहिए, वीवीपीटी चाहिए, तो उसको भी करना होगा, और कोई बाधा ना इलेक्शन करवाने में आए उसके लिए पूरा सिस्टम आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अगर कोई सदन 5 साल से पहले गिर जाता है, मान लो 2029 में लोकसभा दोबारा चुनी गई, कोई किसी पार्टी की सरकार बन गई, कोई कोएलिशन आ गया, 2029 के बाद 2030 या 31 में उनकी सरकार का बहुमत नहीं रहा, वो सरकार गिर गई, तो किसी और को अवसर मिलेगा कि आप बाकी पीरियड के लिए सरकार बनाओ। कोई और नहीं बना सकता तो क्या होगा? मान लो कोई और ग्रुप नहीं आया, तब भी नहीं, त्रिशंकु हो गए, कोई नहीं बना पाता, तो क्या होगा? तो रिमाइंडर टर्म ऑफ द 5 ईयर्स, फॉर एग्जाम्पल 2029 में चुनी गई 2034 तक, 2030 में सरकार गिर जाती है, तो 2030 में जब चुनाव होगा तो केवल अगले 4 साल के लिए होगा, उसको पूरे 5 साल नहीं मिलेंगे। अगर 2032 में गिरेगी तो 2 साल के लिए चुनी जाएगी 2034 तक। अपॉइंटेड डेट सेम ही रहने वाली है कि 2029 का अगर अप्रैल महीना अपॉइंटेड डेट है तो 2034 का अप्रैल महीना अपॉइंटेड डेट रहेगी, फिर 2039 का, फिर 2044 का। तो क्लैरिटी देश में रहेगी कि चुनाव विधानसभा या लोकसभा के होंगे वो इस डेट, इस स्थिति के लिए होंगे। स्थितियां बदल सकती हैं, सरकारें बदल सकती हैं, उनका टेन्योर कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन देश के सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे। अब आप बोलोगे भाई कि मध्य चुनाव तो आपने फिर करा दिए, लेकिन आप दूसरी स्थिति देखो, अगर एग्जिस्टिंग सिस्टम में जाते हैं तो आज आपको 5-5, 6-6 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव आते हैं, फिर आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पोल बार बार आते हैं। इज दिस अ बेटर सिचुएशन? और वन नेशन एंड वन इलेक्शन कुड बी अ बेटर सिचुएशन where you are going for a simultaneous poll and you are only heading for a by election,
or a mid-term poll if a special situation arises. वो तो तब होंगे जब ऐसी स्थिति कोई खड़ी होगी, नहीं तो आपके ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पोल वापस होंगे ना विधानसभा के होंगे। आपके केवल वहीं पे मिड टर्म इलेक्शन आएंगे जहां पे कोई सरकार गिरेगी और वहां पे पूर्ण बहुमत कोई इकट्ठा नहीं कर पाएगा। तो अदरवाइज इट्स अ विन विन सिचुएशन, जहां पैसा भी बचता है, समय भी बचता है। नहीं तो सरकारी कर्मचारी लाखों की तादाद में टीचर्स को विड्रॉ किया जाता है, सरकारी कर्मचारियों को, केवल चुनाव करवाने के लिए, और वो पढ़ाने की बजाय चुनाव करवाने में लगे रहते हैं। तो इससे एडमिनिस्ट्रेशन को भी बल मिलेगा। अब जब चुनाव होता है तो क्या होता है, यू कैन टेक अ डिसीजन बिकॉज देयर इज अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंटेड। अब चुनाव आचार संहिता लग जाती है, कोई निर्णय नहीं कर पाता, कोई निर्णय नहीं कर पाता तो अधिकारी भी देखते हैं नेता तो चुनकर आया, नहीं तो निर्णय कौन लेगा। आपका काम पाते होता 45 दिन तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। जब सरकार चुनी जाती है काम करने की स्थिति में उसको 15-20 दिन और लगते हैं, महीना और लगता है। तो यू वेस्ट अबाउट 2 months to 3 months टाइम only because of the model code of conduct. And if you look into the practicality, actually it start happening 6 months before that. लोग इलेक्शन मोड में चले जाते, निर्णय लेना छोड़ देते, अधिकारी भी, नेता भी, सब लोग। तो एक पैरालिसिस जैसी स्थिति आकर खड़ी हो जाती है चुनावों के 6 महीने पहले से लेकर चुनाव के 2 महीने बाद तक के लिए। हम उस स्थिति से बाहर रहकर भारत को ऐसी स्थिति में ला सकते हैं कि नेता का काम केवल चुनाव लड़ने तक ना हो, नेता का काम अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देके देश को विकसित भारत बनाने की ओर ले जाने का हो। और मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी ऐसा ना चाहता। वी ऑल वांट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। पारदर्शिता और जवाबदेही किसी भी सिस्टम को और सुदृढ़ बनाती है। और मैं इतना ही कहूंगा साथियों, कुछ रीजनल पार्टीज ने कहा हम तो मर जाएंगे, लुट जाएंगे, हमारा क्या होगा, ये तो नेशनल एजेंडा ही हमें खा जाएगा। आप देखिए, इससे पहले भी जब कई राज्यों में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, उड़ीसा में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, जब केंद्र के लोकसभा चुनाव होते हैं, इनके विधानसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा में बीजेडी जीतती है, एक जगह कांग्रेस जीती, एक जगह चंद्रबाबू नायडू की पार्टी जीती। तो अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस जीती, सिक्किम में कोई थर्ड पार्टी, सिक्किम की पार्टी जीती, भारतीय जनता पार्टी के साथ थोड़ी जीती वहां पे। और जब पंचायत के चुनाव में लोग वोट डालने जाते हैं तो पंचायत के प्रधान के लिए कोई 10 लोग खड़े होते होंगे, साथ में 9 पंच चुने जाते हैं, एक एक पंच की सीट पे 4-4, 5-5 लोग खड़े होते हैं। तो हिंदुस्तान का वोटर कितना काबिल और समझदार है, आप इससे कल्पना कीजिए कि जहां इतने लोग खड़े होते हैं तब भी उसको पता होता है कि मैंने 10 मशीनों पे बटन कौन से दबाने हैं, किस पर्ची पे मोहर कहां लगानी है। ये भारत के वोटर की ताकत है। चाहे वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, उसको पता है कि मुझे मोहर कहां लगानी और किसको जिताना है। इसलिए भारत का लोकतंत्र इतने सालों से जीवित भी है और मजबूत भी होता जा रहा है। और एक बात मैं आपको और बताऊं, जब जब जिस राजनीतिक दल ने वोटर को नीचा दिखाने की कोशिश की कि वे वोटर खराब है, ईवीएम खराब है, इलेक्शन कमीशन खराब है, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी ठीक है, तो जनता ने उसको एक बार नहीं 3-3 बार बाहर बिठाने का काम किया है। तो जनता समझदार है, हम जनता के ऊपर ठीक रहना फोड़े। वेदर, अब देखिए, मेरा तो कई बार मैं तो वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का हिस्सा हूं। कल भी जस्टिस यू ललित, जो हमारे चीफ जस्टिस रहे भारत के सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इतने शानदार तरीके से हमारी कमेटी में जितने सवाल थे 3.5 घंटे में सबका जवाब दिया, पिक्चर पूरी क्लियर कर। ऐसे अलग अलग एक्सपर्ट्स आपके वन नेशन वन इलेक्शन की जेपीसी में अपनी अपनी बात रख रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कोई कारण हो कि उससे इस पे कोई संकट आता है। मैंने आपको सारी बातें लगभग बता ही दी हैं कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी से लेके सबका फायदा क्या हो रहा है। मैं उसको रेपिटेशन ज़्यादा नहीं करना चाहता,
लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर आपके बार बार इलेक्शंस आते हैं तो आपकी निर्णय क्षमता पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। एक और डिस्ट्रैक्शन भी आती है, निर्णय क्षमता भी आपकी कम हो जाती है और आप चुनावों में वोटरों को लुभाने के लिए बड़े बड़े वायदे करते चले जाते हो। इससे हमें बड़ा नुकसान होता है, देश को, राज्य की सरकारों को बहुत नुकसान होता है। कई राज्य की सरकारें ऐसी जहां विकास ठप पड़ गया है। पंजाब की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है और कारण क्या है? बड़े बड़े वायदे कर दिए, ना वायदे पूरे हो पाए, ना विकास हो पाया, ना हम इधर के रहे ना हम उधर के रहे, बीच में अटक के 5 साल पूरे करेंगे, होगा क्या, मिलेगा क्या? कुछ नहीं। इसलिए मेरा युवाओं से केवल इतना अनुरोध है, आपके बीच में बात रखने इसलिए आता है बिकॉज यू यूज द सोशल मीडिया टू द बेस्ट, you understand the digital platform, you understand the technology, and you also understand the need of one election, one nation, one election. Why it is so important for the country as of today. And you all understand the importance of time, energy, resources, why these are so important and relevant to the country. And that is why we have come here to the Central University Punjab to put our case in front of you and tell you and take your feedback also. If you agree with us, you can use it on the social media. You can express your views, you can give your feedbacks as well. And that can create the atmosphere in favor of one nation, one election. और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब कोई कहता है जिससे बहुत सारी चुनौतियां आएंगी। चुनौतियां क्या आपके जीवन में नहीं आती? क्या आपके जीवन में परेशानियां नहीं आती? अगर आती भी हैं तो साथियों, भागने से कुछ नहीं होता। कि होता है कुछ भागने से? भाई होता है कुछ? आया ना, कोई बोलता ही नहीं है, तो बड़ा डर है तिवारी जी का। और मैं तो उन युवाओं के बीच में हूं जहां मेरे देखते देखते मैं साहब इस एक्सपीरियंस को इसलिए यहां पे शेयर करना चाहता हूं। मैं जब पहली बार सांसद बना तब यूपीए की सरकार थी। उस समय बहुत सारे 2G वीजी घोटाले बहुत सारे हुए, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। बट मैं बहुत सारा विदेशों का दौरा भी करता था, अगेन एमपी डेलीगेशन और इस सब में। हमें एक स्थिति ऐसी आती थी कि बाहर जाके हमें भारत के पक्ष में बोलना पड़ता था। हम वहां पार्टीजन नहीं हो सकते थे कि हम अपने पार्टी का पक्ष लें, हमें तो देश की बात करनी पड़ती थी। तब वहां से आगे से लोग कहते थे कि यार आपके वहां तो इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, सरकार अस्थिर लगती है, पॉलिसी पैरालिसिस है, क्या करोगे? तो हम कहते थे कि आपको क्या लगता है कि भारत की क्या ताकत है? तो विदेश के लोग कहते थे आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी युवा शक्ति है। They are the future, they are the present, they are the largest stakeholder. They will play an important role in the nation building process. और मुझे लगता था हमसे ज्यादा विदेशी लोगों को भारत के युवाओं की ताकत पर इतना विश्वास है। और देखिए वो कितना सच था जब 2014 में सरकार आप लोगों ने बदली। मोदी जी ने युवाओं पे भरोसा करके स्टार्टअप प्रोग्राम शुरू किया। 2014 से पहले भारत स्टार्टअप्स में कहीं नहीं था। विद इन 10 ईयर्स, जस्ट 10 साल में भारत के युवाओं ने दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत को बना दिया। 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप। 1,50,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स है, 117 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स है। आज युवा चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार है, वो फेल होने के लिए भी तैयार है। हर कोई पास नहीं होता साहब, फेल वही होता है जो कभी प्रयास करता है। और मैं आपको अपना उदाहरण बताता हूं। मैं तो पंजाब का, मेरे पिताजी प्रोफेसर थे द्वापा कॉलेज जलंधर में। वो 10वीं कक्षा पास करके हिमाचल से आए, छोटा सा गांव है हमारा समीरपुर। 10वीं कक्षा पास की, उसके बाद LIC में नौकरी करने आए। LIC की नौकरी करते थे, शाम को इवनिंग कॉलेज में पढ़ते थे, BA किया, MA किया, लॉ किया, अंग्रेजी के प्रोफेसर बने। मैं 3 साल का था जब मुझे गांव से जलंधर लेकर आए,
क्योंकि पिताजी वहाँ पढ़ाते थे, मेरा पढ़ाई जलंधर में हुई। मैं पंजाब की टीम का अंडर-16 का कप्तान बना क्रिकेट टीम का, और पंजाब ने पहली बार कभी कोई राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती तो उसका कप्तान मैं था। अंडर 19 हमने नेशनल चैंपियनशिप जीती, नॉर्थ जोन का मैं कप्तान था, अंडर 19 का नेशनल चैंपियनशिप हमने जीती। रणजी ट्रॉफी पंजाब ने पहली बार लुधियाना में जीती जब हमने पंजाब में हराया। बिशन सिंह बेदी हमारे कोच थे 1992-93 में, तब मैं उस टीम का मेंबर था। 17 साल की उम्र में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी मेरी यूनिवर्सिटी थी, वो हमने नेशनल चैंपियनशिप रोहिंटन बारिया उसकी हमने जीती। सब तो मैं पंजाब में रहा, हमारा हिस्सा पंजाब का ही हिस्सा था, हिमाचल का एक बड़ा हिस्सा पंजाब का हिस्सा हुआ करते थे पहले। तो प्रोफेसर संजीव जी को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बोली अलग हो सकती है, क्षेत्र अलग हो सकते हैं, लेकिन भावनाएं सबकी एक है। मैं विषय किसी और पे था जब मैं यहाँ पे आ गया, अपनी बात बताते बताते। किस विषय पे था साहब? क्या बात कर रहा था मैं? स्टार्टअप से आगे निकल गया था मैं, कुछ और सोच कर। युवा शक्ति भी हो गई थी, कुछ और बात कर रहा था। क्या कर रहा था? मेरा तो काम ही है, जैसे प्रोफेसर क्लास में कभी कभी पूछता है तो मैं, आखिर मैं प्रोफेसर नहीं, प्रोफेसर का बेटा तो हूं। मेरा आप सबसे कहना ही है, भारत के पास अपार संभावनाएं, हमें उन संभावनाओं को समझना है। द अपॉर्चुनिटीज what we have today, and we should know how to make the best use of it. आप जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बाहर निकल कर जाएं तो आपके हाथ में केवल एक डिग्री ना हो, ये डिग्री तभी काम की है जब आपको ये रोजगार के लायक बनाए, स्वरोजगार के लायक बनाए, कारोबार करने के लायक बनाए या आविष्कार करने के लायक बनाए। अगर ये चारों में से कुछ नहीं करने के लायक है तो डिग्री का कोई फायदा नहीं। मेरा इस विषय से हटके अनुरोध वीसी साहब से है। मैं लगभग 12-13 सालों से जर्मनी जाता हूँ अलग अलग विषय पे। मैं जब खुद काम धंधा करता था तब भी जर्मनी 97 में गया था, कई बार गया। They have a dual education system where there is a lot of emphasis on the practical knowledge. They spend more time on the machine, on the job, and they get to learn what is actually required. What we lack today, when I speak to the industrial houses, they see that students have the degrees but they don't have the practical knowledge. And what they seek from them, they lack that. तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, कितनी इंडस्ट्री से हमारा टाई अप ज़्यादा हो ताकि क्लासरूम से ज़्यादा इनका इंडस्ट्री के पास ज़्यादा समय बीते, तो नेचुरली इनको वो अडॉप्ट भी कर लेंगे, इनको रोजगार भी मिल जाएगा, इनको पहले प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल पाएगी। वो आप उस पर जरूर अवश्य करके दें। मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये तो लोकसभा में आ ही जाएगा जो बिल हम लोग लाने वाले हैं। केवल एक दो विषय में मुझे अंत में इसके बारे में आपको कहना है। कॉस्ट की बात की जाती है, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्स है इसमें दो तीन एलिमेंट्स आते हैं। एक इलेक्शन कमीशन को जो बार बार चुनाव कराने पड़ते हैं। अब इसमें जब विधानसभा लोकसभा के चुनाव होंगे तो इलेक्शन कमीशन दोनों करा देगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्टेट इलेक्शन कमीशनर को करवानी पड़ेगी। दूसरा आता है ईवीएम्स का वन टाइम एक्सपेंस होगा, जितनी हमें और चाहिए वो स्टोर हो जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे नक्सलिज्म और टेररिज्म को लड़ने की बजाय अगर चुनाव कराने में व्यस्त रहेंगे, वो जरूरी है कि नक्सलवाद को खत्म करना, आतंकवाद को खत्म करना जरूरी है। क्या जरूरी है? आतंकवाद, नक्सलवाद को। तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जब 5 साल में एक बार चुनाव करवा लेंगे तो 5 साल के वो भी फ्री होंगे यही काम करने के लिए।
हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है, इसको बार बार मूव करने का अधिकारियों को, सेना के जवानों को, बाकी सबको वो भी कम हो जाएगा। हमारे टीचर्स भी ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई पे और बाकी सब पे दे पाएंगे। जो स्पेंडिंग कैंडिडेट्स की होती वो बचेगी। जब सारा चुनाव इकट्ठा होगा तो पॉलिटिकल पार्टीज की स्पेंडिंग बचेगी। ओवरऑल देखा जाए तो सबका बचत ही है, देश की भी, कैंडिडेट की भी, पॉलिटिकल पार्टीज की भी और जनता की भी। जनता का समय बचता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ती है, कॉस्ट इफेक्टिव चुनाव होते हैं और हजारों नहीं लाखों करोड़ रुपया 5 साल के टेन्योर में बचता है। अब मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है कि विपक्ष के कुछ राजनीतिक दल इसका विरोध क्यों करते हैं। अगर आपके दिमाग में विरोध करने वाली कोई बात आपको लगता है नहीं इससे कुछ नुकसान होने वाला है, तो आप वो भी बता सकते हैं। आपको लगता है भारत के हित में है, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो आप अपने अलग अलग सोशल मीडिया पर इसको वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करके उसके फेवर में फॉर वन नेशन वन इलेक्शन ONOE करके आप वो भी डाल सकते हैं, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। इससे हमें भी सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा और जो वेबसाइट पे दिया गया वहाँ पे आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं ताकि जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उसको भी आपका लाभ मिल सके। आपने मुझे सुना, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और मैं तो कहूँगा कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज में मुझे जाने का मौका मिलता है। मैं फैकल्टी मेंबर्स को बधाई देना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स को, कि इतनी जल्दी सुबह कार्यक्रम, सभागार पूरा भर गया और लोग इतने खड़े हो और उसके बाद युवाओं में इतनी उत्तेजना हो, पार्टिसिपेशन जो यहाँ की रही है, वो मुझे भी लगा कि मैं सुबह 4 बजे उठ के अगर दिल्ली से चला हूँ और अभी मुझे बॉम्बे जाके दूसरा कार्यक्रम 7 बजे करना है इकोनॉमिक टाइम्स का, तो मेरा दिन सफल आपने अभी कर दिया। और मैं कल भी, क्योंकि कल शिवरात्रि थी, कल मैं रात को ही फ्री, 1:15 बजे हुआ पूजा पाठ करने के बाद 2-2.5 घंटे सोने के बाद 4 बजे उठ के 4:30 बजे तो एयरपोर्ट पहुंचना था, 5:30 बजे की चंडीगढ़ की फ्लाइट थी और फिर वहाँ से 3-3.5 घंटे लगे, 3.5 घंटे वापस आना है, फिर बॉम्बे जाके कार्यक्रम, बॉम्बे से फिर रात को 11:30-12 बजे मेरी फ्लाइट वापसी दिल्ली की है। मैं आप सबसे इतना ही कहूँगा, भारत के पास बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा अवसर है, जिसकी कल्पना नहीं कर रहे कि कितना बड़ा अवसर है। अगर हम 10 सालों में ये सब कर सकते, जो मैंने आपके सामने बताया कि हमने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ, एजुकेशन और बाकी सब ने किया है, पॉवर्टी से मुक्ति दिलाने के लिए, मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी, इससे एलिमिनेशन के लिए हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम मात्र 10 सालों में किया, जो इतने वर्षों में नहीं हो पाया। भारत की इकोनॉमी यूपीए के 10 साल में 2004 से 14 तक 10वें नंबर पे खड़ी रही, आगे नहीं बढ़ी। पिछले 10 सालों में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और सबसे खुशी की बात यह है कि अगले 3 सालों के अंदर हम जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है। अब इस सब में आपका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन 3rd लार्जेस्ट बनने के बाद भी चाइना और अमेरिका के बीच में हमारा डिफरेंस बहुत बड़ा रहने वाला है। Even if we become the $5 trillion economy, by then the China will be $20 trillion economy, and US is currently today about $25 trillion economy. So look at the gap, and we can easily fulfill that. क्या होता है जब चक्र घूमना शुरू होता है तो बड़ी तेजी के साथ घूमता है। भारत की अर्थव्यवस्था थम गई थी, उसको घुमाने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अब तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली है। मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत तेजी से दिखेगा। हम जैसे तीसरी से बढ़ेंगे, हम लगातार, आप देखिए $1 ट्रिलियन तो ऐसे जुड़ते जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कब जुड़े। लेकिन उस सब के लिए हम सबको मेंटली तैयार है।
कि हमारा जीवन केवल अपना भविष्य बनाने के लिए नहीं, हमारा योगदान अपने देश को भी उस लीग में लाकर खड़ा करना है, विकसित भारत और विश्व गुरु भारत, और भारत को वापस उसी मुकाम पर लाकर खड़ा करना है जहां मां भारती का स्थान पहले था, वही हमें करके दिखाना है। ये लगता है युवा थे यार, तो नारा नहीं देता भारत माता की, जिसको ईश्वर ने एक हाथ दिया वो एक ही खड़ा है, जिसको दो है वो दोनों कर सकता है। भारत माता की, भारत माता की। काली जैकेट वाले भाई हाथ खड़ा नहीं, और कैमरे के पीछे दो हाथ छिपते हैं, उनको लगा कि आपका चेहरा छिप जाएगा, हाथ तो मुझे दिख ही जाएगा, और मुझसे छिपाने की जरूरत नहीं। ये तो टीम के रूप में हमें काम करना है, करना नहीं करना है। तो आइए, भारत माता की, भारत माता की, भारत